नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। चलिए रुक करेंगे सीधा इस बीच आ रही बड़ी खबर का। निकाय चुनाव के सेकंड फेज में 38 जिलों में वोटिंग। कानपुर में आज सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान रहेंगे बंद, डीएम ने आदेश किए जारी। अंबेडकर नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। 10 जोनल और 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो रहे चुनाव। तो राज्य की 7 नगर निगम की मेयर सीटों के लिए आज चुनाव। 83 उम्मीदवार मेयर के लिए चुनावी मैदान में ही। इन्हीं नगर निगमों के पार्षद के 581 पद के लिए 3840 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 969 उम्मीदवार और नगर पालिका के 2520 पार्षद सीटों के लिए 13315 उम्मीदवार मैदान में हैं। 276 नगर पंचायत के अध्यक्षों के लिए 267 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए 2942 उम्मीदवार और इनके 3459 सदस्यों के पद के लिए 17997 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज चुनाव हो रहा है। मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, अयोध्या, बरेली, यहां 7 नगर निगम की सीटों के लिए आज मतदान होना है। 9 मंडल, 38 जिले। मेरठ मंडल में मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। अलीगढ़ मंडल में हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात। चित्रकूट मंडल में हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा। अयोध्या मंडल में अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर जिला। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ, बलिया जिला। मिर्जापुर मंडल में सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिला। ये वो तमाम 38 जिले जहां पर आज मतदान प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। 7 बजे से चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो चुनाव में बसपा और बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। नगर निकाय चुनाव के पिछले नतीजों को अगर देखें तो दूसरे चरण में बीजेपी और बीएसपी की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। मेरठ और अलीगढ़ सीट पर 2017 में बसपा का मेयर चुना गया था। अयोध्या और बरेली में बीजेपी जीत तो गई थी, लेकिन अंतर बड़ा नहीं था हार जीत का। गाजियाबाद और कानपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है। पहली बार लोग यहां पर मेयर पद का जो है वो चुनाव करेंगे। इससे पहले तक नगर पालिका हुआ करती थी। दूसरे चरण में सपा और कांग्रेस के लिए कुछ खोने के लिए तो नहीं है, जबकि बीजेपी और बीएसपी के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखने की चुनौती खड़ी है। और कानपुर से हमारे सहयोगी कमलेश कुमार जुड़ गए हैं। कमलेश, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, जरा बताएं मतदान केंद्र के बाहर आप कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं? कितना उत्साहित है लोग आज मतदान को लेकर के? क्योंकि अगर पहले चरण की बात करें तो मतदान काफी कम रहा था, उम्मीदों से कम। उसके बाद चुनाव आयुक्त जो है वो एक्शन मोड में आए थे और जो बीएलओज है उनको कहा गया था कि घर घर जाकर मतदाताओं को पर्ची वो देकर आए। तो क्या लगता है, क्या ये जो पहल की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, आयुक्त की तरफ से, वो रंग लाई है? मतदाता पहुंचे हैं उतनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर? देखिए, आज कानपुर में दूसरे चरण में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होना है। ऐसे में अब बात की जाए कानपुर में, तो कानपुर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मतदान में काफी उत्साह देखने को मिला। तमाम जो लोग हैं वहाँ पर अपने मतदान का प्रयोग करने आए हैं। कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में समाजवादी पार्टी से जो अमिताभ वाजपेयी विधायक है, उनकी पत्नी वंदना वाजपेयी को टिकट मिला है। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से, तो वर्तमान में जो मेयर थी वो प्रेमला पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफी उत्साहित हैं। लगातार लोग वोट डालने आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार जिस तरह से लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। आपने वोट दिया है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? अरे भाई, हमारे तरफ तो सफाई वगैरह रहा है, इसीलिए करते हैं, लेकिन तब भी नहीं हो पाता है। सब करने की पहले रहती है। क्या लगता है इस बार सफाई होगी? उम्मीद तो यही कर रहे हैं, अगर हो जाएगी तो अच्छी बात है। देखिए, साफ तौर से जो महिलाएं हैं यहाँ पर वोट डाल के आ रही हैं, तमाम मुद्दे हैं जो सफाई से लेकर। कमलेश, महिलाओं के हाथ में हम यहाँ कुछ चीजें भी देख पा रहे हैं, कुछ पौधे उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। जरा पूछें कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या पूजा पाठ करके घर से निकली थी? जीत की कामना किसके लिए आज की है और कैसा जनप्रतिनिधि इस बार चाहती है कि कानपुर को मिले?
क्या लगता है कि मतलब पूजा पाठ करके अच्छा प्रतिनिधि चुनने का? वही तो प्रतिनिधि अच्छा हो जाएगा, शायद भगवान को पसंद करेंगे तो वो भी अच्छे आ जाएंगे। देखिए आप तो देख रहे हैं लोग यहाँ पर लगातार और भी लोग हैं उनसे आपने वोट किया है, किन मुद्दों के लिए तो वोट किया है? देखिए जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वोट करके आ रहे हैं। लेकिन कानपुर में अगर बात की जाए, जिस तरह से चुनाव के ही दिन देर रात में जिस तरह से दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। कानपुर में चकेरी में जिस तरह से व्यापारी के साथ लूट की घटना के बाद उसको गोली मार कर हत्या कर दी गई है, और घाटमपुर में जो नगर पालिका अध्यक्ष के जो प्रत्याशी थे उनको भी गोली मार दी गई है। कहीं न कहीं पुलिस पर जो सुरक्षा व्यवस्था के उसके सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है कमलेश, आपने कुछ घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया है, जरा बताएं कि ये घटनाएं जो है किस तरह से किन हालात में घटित हुई हैं, पूरा मामला जो है वो किस तरीके से निकल के सामने आया है, क्या चुनावी रंजिश के चलते इस प्रकार का कदम जो है उठाया गया है या कोई आपसी रंजिश का ये मामला था, और अब सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद आप देख रहे हैं मतदान केंद्र के बाहर है, कितने मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं? बात की जाए तो कानपुर में करीब 800 के ऊपर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो जिस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था की आए भर रहा था, लेकिन देर रात में जिस तरह से जाजमऊ में व्यापारी के साथ लूट होती है उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और वहीं दूसरी घटना अगर कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर जो मेयर के प्रत्याशी थे उनको गोली मार दी गई है। जिस तरह से दो बड़ी घटनाएं हो गई उसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। लेकिन बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था, जिसके बाद कहीं न कहीं पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर तमाम पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया। तमाम जो मतदाता है लगातार यहाँ पर वोट कर रहे हैं, लाइन में खड़े होकर अपने अपने वोट मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जी कमलेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कानपुर में जो मेयर पद के लिए है आज उसके लिए भी वोटिंग होने वाली है, और एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने जरूर खड़ी हुई है, क्योंकि जो प्रत्याशी यहाँ पर जिसे टिकट देने की बात हो रही थी सांसद की बेटी को, उन्हें टिकट ना देकर जो मौजूदा मेयर थी उन्हीं पर वापस भरोसा जताया गया है। कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर तो देखी गई है। ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ पर पार्टीज ने उतारे हैं, सपा ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सिवाय बसपा को छोड़कर, तो ब्राह्मण कार्ड जरूर खेला गया है। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण साधने का प्रयास तमाम दूसरी पार्टियों की तरफ से किया गया है, क्या लगता है कितनी जोरदार टक्कर वो यहाँ दे सकते हैं, कितने मजबूत अपने आप में वो कैंडिडेट है? देखिए कानपुर में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पर अपना दांव लगाया है, भारतीय जनता पार्टी ने की बात की जाए तो उन्होंने भी ब्राह्मण चेहरे पर अपना दांव लगाया है, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। फिलहाल अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए अपील की है। वहीं अगर कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात की जाए, डिम्पल यादव की बात की, उन्होंने रोड शो करके तमाम जो मतदाता हैं उनको अपील की है कि समाजवादी पार्टी को दे। लेकिन फिलहाल जनता विकास के मुद्दों के लेकर वोट करेगी और 13 तारीख को इसका निर्णय होगा। उसके बाद मालूम पड़ेगा कि किस तरह से लोगों ने महापौर का पद किसको जीत हासिल कराई है। जी चलिए कमलेश, बने रहिए, आगे हम इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि इस बार जो है फैसला किस तरह से जनता का रहने वाला है, कितने उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। हमीरपुर से हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, हमीरपुर से अमित यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि हमीरपुर में किस तरीके की अभी मतदान केंद्र के बाहर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है जो मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि इस बार जो है किस प्रकार से अपने जनप्रतिनिधि का वो चुनाव करने वाले हैं? कायनात, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो नगर निगम का चुनाव है इसमें नगर पालिका अध्यक्ष नगर की पंचायत होती है। इसमें जो मतदाता है विकास के नाम पर वोट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमीरपुर जिला जो है दो नदियों के बीच बसा हुआ है, यमुना और बेतवा। जब बाढ़ आती है तो लोगों को बाढ़ से सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो बाढ़ है लोगों के घर पर पहुंच जाती है। यमुना और बेतवा तटबंध बनवाने की लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं। इस बार भी लोगों का प्रमुख मुद्दा है जो यमुना तटबंध। दूसरी बात करूं तो सड़क जो है, सड़क की बात की जाए तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर अभी तक सड़क नहीं बन पाई है, और जो 2017 में 5 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में सम्मिलित किया गया था, उनपे आज भी लोग जो पानी की समस्या है, बात हर घर नल की तो की जाती है, लेकिन हमीरपुर में नगर पालिका के अंदर कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर आज भी लोग
लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो लोग इन सब बातों को मुद्दों पर जोड़ते हुए जो नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेगा उससे काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं लोगों को, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बात की जाए हमीरपुर की, तो जो हमीरपुर जो बुंदेलखंड का इलाका है ये पानी से ग्रसित रहता था। हर घर नल योजना के तहत काफी ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचा, लेकिन जो नगर पंचायत है हमीरपुर हो, चाहे शरीला हो, और चाहे मोदाहा हो, चाहे राठ हो, चाहे कुरारा हो, चाहे सुमेरपुर हो, सभी में पानी की लगातार समस्या देखी जाती है, जिसको लेकर अहम मुद्दों में पानी की समस्या भी कर लोग मतदाता वोट कर रहे हैं। मैं अब बात कर लूं हमीरपुर नगर पंचायत की। हमीरपुर नगर पंचायत में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले कुलदीप निषाद की मां थी वो चेयरमैन थी, इसके बाद कुलदीप निषाद को टिकट दिया गया, उन्हें भी जनता ने अपना बहुमत दिया और उन्हें भी चेयरमैन बनाया। इसके बाद पुनः तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन सबसे बड़ी रोचक बात यहाँ पर आती है जो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने सामान्य कैटेगरी के जो ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्योंकि जो हमीरपुर है सामान्य सीट मानी जाती है, जो ब्राह्मण वोटर है ब्राह्मण चेहरा उतारा है, तो वहीं जो बीजेपी है उसने सामान्य ना उतार के बैकवर्ड से कुलदीप निषाद को, वहीं बसपा ने भी जो है वो प्रेम दत्त निषाद को उतारा है। तो वहीं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस ने भी अपना मुस्लिम कार्ड खेला है, जो वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है। लगातार कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये जो कांटे की टक्कर हमीरपुर नगर पंचायत जो नगर पालिका है हमीरपुर में लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। वहीं जो मोदाहा है, मोदाहा में भी जो बीजेपी ने वाल्मीकि गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पुनः मुस्लिम कार्ड खेलते हुए बिस्मिल्लाह बानो को आपने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी से बगावत करके आए अल्लू सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समीकरण बीजेपी का बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं बात कर लूं सुमेरपुर हमीरपुर जो है कि क्या उत्तर प्रदेश की एक ऐसी नगर पंचायत है जहां पर पति पत्नी के सामने चुनाव लड़ रहा है, भाई भाई के सामने चुनाव लड़ रहा है, जेठानी और जेठ के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पुत्र और बेटा भी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है लगातार हमीरपुर का जो पेचीदा साबित होता नजर आ रहा है। जो हमीरपुर के मुद्दे हैं अमित, लोग जैसे भी उनको भी आपने कहा ध्यान में कि रख। कुछ नगर पंचायतें ऐसी भी हैं जहां पर परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। मुकाबला रोचक तो है लेकिन काफी मजेदार भी है। जीत किसी की भी हो, लेकिन सीट अगर कोई भी जीतता है तो जीत परिवार के सदस्य की ही होगी और घर की ही जीत होगी। ये इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ बात हम आरक्षण की करें, जिस प्रकार से ओबीसी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात हुई थी और काफी लंबे समय तक चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया था, पेच एक फंस गया था आरक्षण की बात, आरक्षण के मुद्दे को लेकर। जब ये आरक्षण का फैसला हुआ, अब जिस प्रकार से आरक्षण दिया गया है, क्या लगता है उसके बाद समीकरण कितना बदले हैं? कायनात में आपको बता दूं, ये जो आरक्षण की बात होती है तो जो जातिगत समीकरण होता है, जातियों को साधने के लिए ये जो आरक्षण आया, इसको लेकर के हमीरपुर जो नगर पंचायत नगर पालिका है इस पर सामान्य सीट घोषित हुई। इसके पहले जो सामान्य सीट होने के बावजूद भी सामान्य को जिस तरह से बीजेपी ने दरकिनार किया है, उसको भी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भोगने को मिलेगा। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने भी पहले बैकवर्ड उम्मीदवार बनाया था, तो जैसे ही देखा बीजेपी ने बैकवर्ड प्रत्याशी घोषित किया तो उन्होंने तुरंत ब्राह्मण कार्ड खेला और युगांग मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया, जो लगातार बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण है, जो सामान्य वोट सामान्य वर्ग के लोग भी काफी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। और बात की जाए कुलदीप निषाद की, तो कुलदीप निषाद के पहले उनकी मां चेयरमैन रही, उनके बाद कुलदीप निषाद को टिकट दिया गया। तो यहाँ जो जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बैकवर्ड सीट आती है तो कुलदीप निषाद के परिवार को टिकट दिया जाता है, अगर सामान्य सीट आती है तो भी कुलदीप निषाद को टिकट दिया जाता है। तो वहीं जो बसपा ने अपना जातिगत कार्ड खेला है, क्योंकि ये जो हमीरपुर नगर पंचायत है यहाँ नगर पालिका के अंदर जो निषाद बहुबल वोट माना जाता है, तो बसपा ने भी प्रेमदत्त निषाद को जब टिकट दिया तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता हुआ बराबर नजर आ रहा है। जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है जरूर पार्टीज के बीच में भी, और जीत इतनी आसान किसी के लिए भी नहीं होने वाली है इस बार निकाय के चुनाव में। अंकुर पांडे हमारे सहयोगी अयोध्या से बने हुए हैं। अंकुर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि इस बार जो है राम का आशीर्वाद किसे मिलता हुआ आप देख रहे हैं अयोध्या में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये रामकोट क्षेत्र है। और यहाँ पर
प्रभु श्री राम जो रामकोट क्षेत्र है, यहाँ पे सभी मंदिर लगभग रामकोट क्षेत्र में, और यहाँ पर लोगों जो है सुबह से ही भीड़ लगी हुई है मतदान के लिए। सुबह 7 बजे से लोग, आपको दिखाना चाहूंगा मतदान के लिए कितने उत्साहित हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं लोग कितनी लंबी लाइनें लगा करके वोट दे रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव अयोध्या में है बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि राज तिलक अब किसका होगा अयोध्या में। जी मेयर पद के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। जरा बताएं कि मेयर के कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं अयोध्या से, इसके अलावा जो नगर पालिका है और नगर पंचायत की सीटें हैं, कितनी सीटों पर आज मुकाबला है और कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जनपद में 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका व 6 नगर पंचायत के लिए आज मतदान है और लगभग 169 वार्डों के लिए 169 मतदान केंद्र व 466 मतदेय स्थल पर मतदान किया जाएगा। बात करें प्रत्याशियों की तो सभी पार्टियों ने अपनी जो यहाँ पर प्रत्याशियों को उतार रखा है। तो कहीं कुछ जो बाहुबली जो बागी तेवर अपनाए हुए प्रत्याशी हैं तो कहीं ना कहीं वो भी चुनाव मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में लगभग 9 से भी अधिक मेयर पद के उम्मीदवार हैं, तो कहीं 4 जो है नेशनल, 4-5 नेशनल पार्टियां, तो कहीं जो है निर्दल प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में दिखाई दे रहे हैं। जी तमाम जानकारी के लिए रामकुशल मौर्य हमारे सहयोगी अम्बेडकर नगर से जुड़ गए हैं। रामकुशल, सबसे पहले तो जरा बताएं कि इस बार जो है कैसे आप देख रहे हैं कि समीकरण, जो सियासी समीकरण है, चुनावी समीकरण है, किस तरह से बैठे हैं, कितना सटीक इनको साथ पाने में कौन सी पार्टी कामयाब हुई है? जी कायनात, आपको बता दूं कि अम्बेडकर नगर जनपद में 4 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका परिषद के लिए आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। मतदान करने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस समय मैं नगर पालिका परिषद के अकबरपुर के आहरिया बूथ संख्या पे हूँ, जहाँ 36, 37, 38 बूथ संख्या वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। मतदान करने के लिए काफी उत्साह में दिख रहे हैं। बात करते हैं राजनीतिक प्रत्याशियों की, तो अम्बेडकर नगर में 3 नगर पालिका परिषद और 4 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आज मतदान होना है, जहाँ पर सपा, बसपा और बीजेपी तीनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला अकबरपुर नगर पालिका परिषद का है, जहां पर निर्दलीय समीकरण बिगाड़ने में जुटे हुए हैं, जहां पर बागी प्रत्याशियों की वजह से नगर पालिका परिषद अकबरपुर में मुकाबला कुछ दिलचस्प होने जा रहा है, जहां पर सपा और बसपा के बागी निर्दल उम्मीदवार पार्टी प्रत्याशियों को मुश्किलें खड़ी करने के लिए तैयार हैं। जी रामकुशल, अंबेडकर नगर अयोध्या मंडल से आप जो है अपडेट हमको दे रहे हैं। अयोध्या में जो है नगर निगम के लिए मेयर पद के लिए भी चुनाव होना है। जैसे अभी आपने बताया कि अंबेडकर नगर में नगर पालिका की 3 और नगर पंचायत के लिए 4 अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। उम्मीदवारों की बात कर ले तो उम्मीदवार कितनी बड़ी संख्या में आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जनता जो है वो किस हिसाब से आज उनकी किस्मत का फैसला करने वाली है? जनता के मन में क्या है? जनता इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है? जी आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर जनपद में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए मतदान हो रहा है, जहां पे लगभग 100 के आसपास प्रत्याशी मैदान में है। 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत अध्यक्षों में, जहां पर सपा और बसपा और बीजेपी तीनों पार्टियों का त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। बात करें अकबरपुर नगर पालिका परिषद की, तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी 2 निर्दलीय प्रत्याशी आ जाने से यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जनता की बात करें, जनता इस बार विकास को लेकर जो है मतदान अपना कर रही है। आप देख सकते हैं सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। मतदान के लिए अपने कतारों में लगे हुए। उनका मुद्दा है कि अब की बार जो विकास करेगा नगर में सड़कें और नाली की व्यवस्था करेगा, उसी को मतदान किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रामकुशल इस तमाम जानकारी के लिए। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आरपी उपाध्याय जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और निकाय की इस जंग को लेकर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस बार किसका रंग आप देख रहे हैं कि जमने वाला है? देखिए, निकाय चुनाव लोकल मुद्दों का चुनाव होता है। जो समस्याएं होती हैं वो जी को चाहता है कि नाली, सरंजाम, सफाई ढंग से हो। रहा वर्चस्व किसका रहेगा, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में
यहाँ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता छोटा चुनाव है ये कहकर अखिलेश यादव नहीं उतरे, उतनी मेहनत नहीं की जितनी बीजेपी। मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ जगह जगह गए हैं, सभाएं की, और पूरा अमला बीजेपी का, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, सभी शिद्दत के साथ इस चुनाव में लड़े हुए, डटे हुए। तो जब मेहनत करेंगे तो उसका असर दिखता भी है। मुझे लगता है वैसे भी लोकल चुनाव पर जो भी सत्ताधारी दल होता है उसका अपना प्रभाव रहता है। बीजेपी का प्रभाव देखा जा रहा है और लगता है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी भी पूरे चैलेंज की तरह हर चुनाव को लेती है और विपक्ष को बीजेपी से सीखना चाहिए। कोई चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता। यही वोटर जो आज निकाय चुनाव में वोट कर रहा है, यही विधानसभा में वोट करता है, यही लोकसभा में वोट करता है। पार्टी की मजबूती के लिए और संगठन की मजबूती के लिए लोकल चुनाव जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी मजबूती से लड़ेगी उसका बूथ स्तर तक कैडर भी मजबूत होगा, पार्टी भी मजबूत होगी। लेकिन उपाध्याय जी, जैसे भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, दिग्गज है, वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई चुनाव सभाओं को जो है संबोधित किया। हालांकि जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने थोड़ा सा इस चुनाव प्रचार से जो है खुद को अलग थलग रखा, दूरी बनाए रखी, या उतना ज्यादा उत्साह इस चुनाव प्रचार में नहीं दिखाया जितना दिखाना चाहिए था। लेकिन क्या लगता है, क्या यही बात जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है हार जीत के लिए इस चुनाव में, या फिर जो बुनियादी मुद्दे हैं वो इस चुनाव पर हावी रहने वाले हैं? क्योंकि विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो जरूर उठाए गए, सरकार से सवाल भी यहाँ पर तीखे किए गए। देखिए, मुद्दे हावी होने चाहिए, लेकिन होता क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में जब चुनाव होता है तो बात तो विकास की होती है, लेकिन आखिर में जो चुनाव है वो जाति और धर्म पर आकर टिक जाता है और जाति और धर्म के जंजाल में उस तरह से फंस जाता है कि जो समस्याएं हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं और समस्याओं पर वोटिंग नहीं होती है। जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। जहाँ लोकल मुद्दे होने चाहिए वहाँ राष्ट्र की बात होती है, केंद्रीय नेतृत्व की बात होती है। ये सब जो कवायद होती है वो इसीलिए होती है कि जो लोकल मुद्दे हैं उन पर सरकार को न घेरा जाए, उस पर प्रश्न खड़े न किए जाएं। अगर उस पर प्रश्न खड़े होंगे तो सरकार कटघरे में खड़ी होगी। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश होती है कि इस मुद्दे को हावी न होने दिया जाए जी, और राष्ट्र के मुद्दों पर और केंद्र के मुद्दों पर अक्सर देखा जाता है जाति, धर्म और केंद्र और राष्ट्र, इसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है जी। और जनता जाति और धर्म पर वोट करती है, इसे नकारा नहीं जाता। ठीक है उपाध्याय जी, इस बार का जो नतीजा है आप किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाला है या आ सकता है? क्योंकि तमाम दिग्गजों ने ताकत तो झोंकी है, लेकिन इस बार लगता है कि 2017 के बनिस्बत इस बार चुनावी समीकरण बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। पूरा परिप्रेक्ष्य जो है वो बदल चुका है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि भविष्यवाणी की जा सकती है, साफ नतीजा बताया जा सकता है। देखिए, जल्दबाजी होगी, अभी ये कह रहा जनता के मन में क्या चल रहा है आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता। इस समय जो हालात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है जी, कोई प्रश्न खड़े नहीं हो रहे। हवाई चुनाव हो गए। चुनाव में जनता भी इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि भूल जाती है कि उसे मुद्दों पर चुनाव वोट करना चाहिए, वो भी मुद्दों पर वोट नहीं करती है। भावनाओं का ये कह सकते हैं कि भावनाओं का ये चुनाव हो जाता है अक्सर, और भावनाओं के भाव आवेश में आकर के
अक्सर मतदाता जो हैं वो वोट करता है, लेकिन इस बार का चुनाव जो है भाव आवेश में आकर के रहने वाला है, नतीजों पर निर्भर होगा, या फिर चुनाव के लिए मतदाता जो है अपने विवेक का इस्तेमाल पूरा करने वाली है। बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नतीजे क्या रहेंगे ये कह पाना अभी कुछ भी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुकाबला जो है वो काफी रोचक देखा जा रहा है। बरेली से हमारे सहयोगी मोहम्मद रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि बरेली में जरा बताएं कि इस बार जो है कैसे आप देख पा रहे हैं मुकाबले को, कितना कड़ा मुकाबला रहने वाला है, किस पार्टी का कैंडिडेट कितना हावी रहेगा दूसरे पर, और बरेली में नगर निगम के लिए जो मेयर पद है उस पर भी आज वोटिंग होनी है, तो कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं? जी मैं बता दूं, बरेली में आज नगर निगम में डॉक्टर आयुष कुमार समाजवादी पार्टी से और उमेश गौतम पंचायत में आ रहे हैं। और बात की जाए कि जनपद बरेली में कम से कम एक नगर पालिका, 6 नगर पालिका और एक नगर निगम व 15 नगर पंचायतों में आज मतदान होगा। और दूसरी बात कहें कि आज विकास को लेकर हमने खबर फास्ट की टीम ने एक्सरे की रिपोर्ट में चलाया था, जो कि 13,32,176 मतदाता टोटल मतदान करेंगे, लेकिन विकास कार्यों को लेकर भी मतदान करेंगे कि जो भी नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं और नगर निगम वगैरह है उनमें विकास हो, जैसे कि जलकल मतलब विकास कार्य है, आवास विकास कार्य है और शिक्षा की कार्य है। इन सभी समस्याओं को लेकर मतदान यहाँ पे मतदाता करेंगे। जी बरेली में चुनावी गणित आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि रहने वाला है? बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है मतदान केंद्र के बाहर खड़ी हुई हैं। अगर बात समुदाय और वर्ग या जाति के हिसाब से कर ली जाए तो समीकरण कितना सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं? जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है वो कितना जनता को प्रभावित कर पाएंगे अपने पाले में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जाति को लेकर कोई मतदान नहीं कर रहा है। यहाँ के लेकर विकास को लेकर मतदान कर रहा है। यहाँ पे महिलाएं हों या पुरुष हों या मतलब कोई भी हो, यहाँ पे विकास को लेकर मतदान कर रहा है। और बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने अपना भारी फोर्स बल मतलब तैयार किया है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान इस तमाम जानकारी के लिए, और हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में निकाय का रण है और चुनाव का मतदान का आज दूसरा चरण है। आज 1,90,00,000 से ज्यादा मतदाता जो हैं वो किस्मत का फैसला करने वाले हैं। प्रत्याशियों की हजारों प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दांव जो है वो पार्टियों की साख और प्रतिष्ठा पर लगा हुआ है। बीजेपी, सपा, बसपा के लिए ये चुनाव जो है साख और प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो किसकी प्रतिष्ठा और किसकी साख जो है वो दांव पर लगी है, और किसकी जो जनादेश है वो जनता किसके पक्ष में देने वाली है, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। 13 मई को नतीजे जो हैं क्योंकि साफ हो जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।